नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे क्यों अरब देश गाजा फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक राय होते हुए भी इजराइल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले ये नक्शा देखिए। इस वीडियो को दो भागों में बांटेंगे। पहला, इजराइल के साथ लगते हुए देशों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, इजराइल के साथ जो नहीं लगते हुए देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो कि इजराइल के विरोध में एक हैं लेकिन इजराइल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनके विषय में बात करेंगे। सीमा से लगते हुए जो देश हैं वो हैं एक इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया और खुद फिलिस्तीन। और जो सीमा से नहीं लगते हुए देश हैं वो हैं ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान, तुर्की, अजरबैजान, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को आदि आदि। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहेंगे जिसके बारे में बात करेंगे वो है इन देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश में ही स्थित जो खतरे हैं इनके आपस में उसके बारे में, अलग अलग इथेनिक और सेक्रेटरियल डिवाइडेशन के बारे में, राजतंत्र के बारे में, और आपस में ही खतरा इतना ज़्यादा है कि इजराइल से लड़ाई लड़ने से ये पीछे क्यों हटे, इस विषय के बारे में बात करें। सबसे पहले इजिप्ट से चालू करते हैं। 1967 में इजराइल ने गाजा और सिनाई पेनिनसुला को मिस्र से अपने कब्जे में ले लिया। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल के विरुद्ध हमला किया था। इजिप्ट के साथ 3 बार युद्ध किया गया। इजराइल के खिलाफ हर युद्ध में इनकी हार हुई। हर फ्रंट से लड़ा गया था लेकिन इनकी बहुत बुरी तरह हार हुई और बेइज्जती अलग हुई। बाद में आप जो साइड में सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं जिस पे इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था, वो सिनाई पेनिनसुला अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल ने मिस्र को वापस दे दिया। इजराइल के साथ इनकी नो वार ट्रीटी हुई। उसके बाद ये सिनाई पेनिनसुला का मामला सॉल्व हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन के विषय में बात करें तो मिस्र की आर्थिक स्थिति इस समय एक गंभीर दौर में से चल रही है। एक जो इजिप्ट है वो IMF के पैकेज पर भी है और सऊदी अरबिया उसको हर साल आर्थिक रूप से मदद भी कर रहा है। अच्छा, इनका डर मिस्र का सबसे बड़ा ये है कि गाजा से अगर मास एक्सोडस हुआ, मतलब बहुत लोग निकले, तो वो मिस्र में फैल जाएंगे और मिस्र में फैल जाएंगे तो मिस्र से इजराइल के विरुद्ध कोई आतंकी हमला भी कर सकते हैं और जब वो ऐसा करेंगे तो इजराइल की फोर्स मिस्र में घुसने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये एक पहला कारण है और ये इतिहास में हो भी चुका है। जो मिस्र के आतंकी संगठन, इस्लामिक जो आतंकी संगठन हैं, उनको हथियार गाजा के हमास में प्रोवाइड करे मिस्र की सेना से लड़ने के लिए। फिलहाल लेकिन ये मामला उन्होंने, मिस्र की सेना ने इस जो इस्लामिक जो रिलीजियस जो फ्रंट था उसको ख़त्म कर दिया। तो मिस्र ये नहीं चाहता कि गाजा के जो हमास के आतंकी हैं, ये इस्लामिक जो आतंकी हैं, उनके साथ मिलकर मिस्र में भी कोई कार्रवाई कर दें। इसी के साथ ये पिक्चर आप देख रहे हैं राफा बॉर्डर की। इजिप्ट ने हर तरफ से इस चीज़ राफा बॉर्डर को देखा और इजिप्ट ने ही पहली बार जो सुरंगें बनाई गई थी इजिप्ट में जाने के लिए हमास ने, उसको नष्ट किया, जिससे इजराइल के साथ उसकी नो वार ट्रीटी जो है वो बरकरार रह सके। मिस्र के बाद बात करेंगे तुर्की। नक्शा देखिए मिडिल ईस्ट का, साफ तौर पे फिलिस्तीन के साथ है और जो रिसेप अर्दोगान है वो इजराइल के विरुद्ध काफ़ी कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इजराइल आतंकी देश है आदि आदि, और उन्होंने हमास की प्रशंसा भी करी।
अभी तक हमास के हमले की भी आलोचना नहीं करी। आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तुर्की जितने आर्थिक रूप से मजबूत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वो आर्थिक रूप से इस समय बहुत खराब स्थिति में। लीरा की हालत यह है कि वो पिछले 3 सालों में 80% गिर चुकी है। एर्दोगान ने ब्याज की दर भी 25% कर दी, लेकिन महंगाई दर भी 25%। इसका मतलब साफ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी स्थिति खराब है। इन्फ्लेशन दर 80% तक भी पहुंच गई थी। 2015 में 50 सेंट्स में एक लीरा मिलता था, जो आज $3.7 में मिल रहा है। अर्थक्वेक $100 बिलियन का अभी जो अर्थक्वेक आया था उससे नुकसान हो चुका है। तुर्की की फाइनेंशियल स्थिति खराब है। तुर्की को भी सऊदी अरबिया ने मदद दी। एक तुर्की के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक तो वो नाटो सेनाओं में है, तो वो इजराइल के विरुद्ध इसलिए भी नहीं जा सकता, और दूसरा एक जो तुर्की के साथ प्रॉब्लम है, तुर्की सन 2005 से लगातार यूरोप में शामिल होने के लिए प्रयासरत है, यूरोपियन काउंसिल में, लेकिन तुर्की को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में इजराइल के विरुद्ध अगर वो कोई कार्रवाई में जाना चाहे तो उसकी ये संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए तुर्की का भी कोई सीन बनता नहीं। सऊदी अरब ने 2022 में इनकी आर्थिक रूप से सहायता करी। कतर से भी काफ़ी सहायता मिली 2022 में। यूएई ने भी तुर्की की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए $10 बिलियन इन्वेस्ट करे तुर्की में। लेकिन तुर्की की स्थिति इस समय भी आर्थिक रूप से बहुत विकट उसमें से गुजर रही। लेबनान कई बार इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी, अपना काफी इलाका हर लड़ाई में गंवाता चला गया। फिलहाल वित्तीय असफलता, राजनीतिक अस्तव्यवस्था से ये देश गुजर रहा है। अभी कल ही इस देश ने कहा अमेरिका को कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारा कंट्रोल हिजबुल्लाह पर नहीं है। अगर हिजबुल्लाह कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा देश बर्बाद हो जाए हिजबुल्लाह की वजह से, लेकिन हम उनको रोकने में सक्षम नहीं। वो दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की सीमा पर, तो लेबनान ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान की जो सीमा है उस पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर रखा है। तो अगर वो वहां से कोई कार्रवाई इजराइल में करता है तो हमारा देश जो तबाही के कगार पर है, IMF के पैकेज पर है, वो इस लड़ाई को नहीं झेल पाएगा। पहले भी कई लड़ाइयों ने हमें तबाह करके रख दिया, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और UN, हमारे अधिकतर नागरिक UN के राहत शिविरों में से खाना मिल रहा है, उससे गुजारा कर रहे हैं। लेबनान की राजनीतिक स्थिति में भी हिजबुल्लाह का इतना दखल है कि जो सुन्नी मुसलमानों की 30% आबादी है लेबनान की, उसमें से 80% सुन्नी मुसलमान हिजबुल्लाह को फॉलो करते हैं। हिजबुल्लाह ने ही लेबनान की सरकार को, हिजबुल्लाह के जो सांसद हैं उनकी वजह से ही लेबनान की सरकार इस समय टिकी भी हुई है बेरूत में। हालांकि हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन लेबनान की कीमत पर, लेबनान की तबाही की कीमत पर हिजबुल्लाह ये लड़ाई को, इस फ्रंट को नहीं खोलना चाह रहा। और लड़ाई को वो दिखाना तो चाह रहा है कि हम हमास के साथ हैं और हम इस कौज में इजराइल के विरुद्ध हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जिससे लार्ज स्केल में ये लड़ाई परिवर्तित हो जाए और लड़ाई बेरूत तक पहुंच जाए। लबो-लबाब ये है कि ये देश भी इजराइल के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई में नहीं जाना चाहता। अब बात करते हैं जॉर्डन की। जॉर्डन की बात करने में राजतंत्र को लेंगे, आर्थिक स्थिति को लेंगे, जो डेमोग्राफी है उसको लेंगे और उसकी सैन्य ताकत को लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जॉर्डन के ही वजह से ये इजराइल वाला मामला आज तक फंसा हुआ है। जॉर्डन के राजा ने 1919 में इंग्लैंड से एक समझौता किया कि जॉर्डन की आज़ादी अगर इंग्लैंड दे देता है
तो इजराइल स्टेट जो है उसको मान्यता मैं दे दूंगा। और इसी आधार पर इंग्लैंड ने जॉर्डन स्टेट के साथ ये समझौता किया, जिसका एक आपको ये अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन ये जॉर्डन के राजा के हस्तलिखित है और इसमें ये साफ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। जॉर्डन में फिलिस्तीनियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, रानी भी फिलिस्तीनी मूल की है, लेकिन इसमें एक इतिहास का फैक्टर हो। 1970 में जॉर्डन ने पीएलओ को 1970 तक जॉर्डन 1963 में पीएलओ का हेडक्वार्टर जॉर्डन में बना और पीएलओ से एस्टेब्लिश हुई। और 1970 में जॉर्डन में पीएलओ ने जॉर्डन के राजा का तख्ता पलट करने की कोशिश करी। उसके बाद मारकाट मची और हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों को मार दिया गया और पीएलओ को बेदखल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। देन आफ्टर पीएलओ ने जाकर लेबनान में अपना बेस बनाया। जॉर्डन की आर्थिक स्थिति दूर से अच्छी दिखती है, लेकिन पर आर्थिक स्थिति बेकार है। सऊदी अरब और यूएई से आर्थिक मदद लेकर फिलहाल काम चला रहा है। महंगाई दर कुछ जरूरत से ज़्यादा है, जनता त्रस्त है, बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा है। राजतंत्र के बेतहाशा खर्चों की वजह से जनता आए दिन राजतंत्र होते हुए भी इनके विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है। सैन्य ताकत में ना इनकी अच्छी है ना बुरी है, सो है, मतलब एक जैसे देश की होनी चाहिए। अमेरिका के विरुद्ध किसी भी सूरत में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी साफ है कि युद्ध में जाते ही कि इजराइल अटैक करेगा और अटैक करेगा तो जो युद्ध के बाद की स्थिति में जो दबाव बनेगा राजतंत्र पर, उसके बाद सब कुछ अमेरिका पर डिपेंड हो जाएगा कि वो राजतंत्र को दोबारा एस्टेब्लिश करता है या फिर राजतंत्र को भंग कर देता है और जनतंत्र उस राज्य में उस देश में लागू करने की बात करता है। ऐसी स्थिति में यह है कि कोई भी देश या कोई भी राजतंत्र कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो राज है या जिसमें वो एक राजतंत्र जो चला रहे हैं वो खत्म हो जाए, राजतंत्र खत्म हो जाए। तो इनकी सबसे बड़ा डर ही है। अब बात करते हैं सीरिया। वैसे तो आप जानते ही हैं, पर बता देता हूं, सीरिया की करीब 60% भूमि पर सीरिया की सेना का कब्जा नहीं। देश के 30% इलाकों पर कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। आईएसएस का खतरा सीरिया को 10 सालों में खा गया बुरी तरह से। आज बर्बाद सारे शहर हैं। देश की 80% जनता यूएन के राहत शिविरों में अंतर्राष्ट्रीय मदद से जीवित है। असद सरकार भी रशिया की रहमत पर है। अगर अब असद सरकार किसी अन्य झमेले में आती है तो कुर्द जो पहले से ही काफी मजबूत हैं वो सत्ता से असद सरकार को बेदखल भी कर सकते हैं। अब आते हैं ईरान पर। ईरान की वित्तीय स्थिति, क्योंकि एम्बार्गो लगा हुआ था तो वित्तीय स्थिति ईरान की भी खराब है और अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। देश में आक्रोश है। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईरान इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से इजराइल के विरुद्ध खुलकर बोल रहा है। अमेरिका को गाय भगाए धमकाता भी रहता है। ये बात अलग है कि ईरान को कोई सीरियस नहीं लेता। एम्बार्गो की वजह से मुद्रा का बेहताशा अवमूल्यन हो चुका है। इन सब की एक ही वजह है, परमाणु बम। जो ईरान का माइंड में एक तरह से परमाणु बम के प्रति कि परमाणु बम बनाना है हमें, वो एक माइंड में जो बैठा हुआ उसकी वजह से एम्बार्गो लगे पड़े। चाहे वो अब ईरान के साथ एक प्रॉब्लम ये, वो इन अरब देशों को डिस्टेबलाइज भी करता आया है पूरे। अगर 30 सालों का इतिहास देखें तो चाहे यमन के हूती हों, हमास हो, लेबनान के हिजबुल्ला हों, ये सब ईरान की प्रॉक्सीज कहलाते हैं। अरब देशों को पता है कि उनका दुश्मन इजराइल नहीं है, ईरान है और ईरान द्वारा पोषित ये प्रॉक्सीज हैं। यमन में हूती विरोधी सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर रॉकेट हमले करते रहते हैं आए दिन। सीरिया की बर्बादी का भी कारण ईरान ही रहा है।
आज ईरान चारों तरफ, सबसे बड़ी बात ईरान के साथ एक और प्रॉब्लम है, ईरान चारों तरफ से फेल्ड स्टेट से घिरा हुआ है। एक तरफ सीरिया फेल्ड, एक तरफ इराक, एक तरफ अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे फेल्ड स्टेट से घिरा हुआ है। तो ईरान को ये भी पता है कि अगर कोई डिस्टेबलाइज हुआ ये क्षेत्र तो ईरान की सेना तो इधर लड़ने जाएगी और इधर पीछे से काफ़ी कुछ इफेक्ट डाल सकता है। सैन्य ताकत में मजबूत है ईरान, जानता है कि लेकिन ईरान ये भी जानता है कि नए एडवेंचर का मतलब ये है कि अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोकना। ईरान पिछले काफ़ी दिनों से अरब देशों से इजराइल के विरुद्ध काफ़ी अपील कर चुका है कि भाई एक हो जाओ, इजराइल पे हमला बोल दो, फिर कहा कि भाई तेल बंद कर दो, कभी क्या कहा कि व्यापार बंद कर दो, कभी कहा कि राजनयिकों को वापस भेज दो, इस्लाम के लिए एक हो जाओ। लेकिन अरब देश अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर युद्ध छिड़ा इजराइल के विरुद्ध, वो ईरान की मदद से युद्ध नहीं लड़ेंगे। ईरान तब तक युद्ध नहीं चाहेगा जब तक कोई अन्य देश इजराइल के विरुद्ध जंग न छेड़ दे। फिलहाल ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा। यमन की हालत सबसे दयनीय स्थिति में है। देश की 80% आबादी भूखी मर रही है। सरकार सऊदी अरब की कठपुतली सरकार है और 60% इलाकों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है जो ईरान समर्थित है। ईरान के पैसों से ही सरकार विरोधी हूती सऊदी अरब के लिए खतरा बने हुए हैं। यहाँ तक कि सरकार से इजराइल के लिए यहाँ तक कि जो सऊदी सरकार है, सऊदी समर्थित सरकार है, उससे इजराइल को ज़्यादा कोई बड़ा खतरा है नहीं, क्योंकि वो सऊदी अरब कि अगर सऊदी अरब कहेगा तो ही कुछ करेंगे। बाकी लेकिन हूती विद्रोहियों से इजराइल को थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो भी कोई सीरियस किस्म का खतरा नहीं है। और ये भी वो जानते हैं कि अगर हूती विद्रोही ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि अगर वो इजराइल से लड़ने गए तो वो जो यमन में जो उन्होंने इलाके कब्जाए हुए हैं उनका क्या होगा। पीछे से सऊदी समर्थित जो सरकार है वो उन कब्जों को ना ले लें। ऐसे में कोई संभावना नहीं है कि यमन भी इस लड़ाई में मतलब इजराइल के विरुद्ध जाएगा। अब बात करते हैं कतर की। एक तरह से आज की तारीख में कतर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ऐसा इसलिए कि ये ही वो देश है जो हमास के आतंकियों को संरक्षण दिए हुए है या शरण दिए हुए है। हमास के सारी टॉप लीडरशिप इस समय कतर में ही है। सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन ने मिलकर कुछ साल पहले ही कतर पर आतंकियों को संरक्षण देने व आर्थिक मदद करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉकेड कर दिया था और वह आर्थिक एम्बार्गो भी लगा दिया था। कतर जानता है कि इजराइल की इस लड़ाई के बाद उसके खिलाफ इजराइल मुखर हो जाएगा और ऐसे में वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहा है और इजराइल से भी किसी भी सूरत में लड़ाई नहीं लड़ने की वो है, इसलिए वो बीच का रास्ता निकालना चाह रहा है। ऐसे में कतर की भी संभावना नगण्य है। तो ये कुछ और बात करते हैं तो और मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे इराक है, वो आर्थिक रूप से वो भी खराब स्थिति में है, सैन्य दृष्टि से भी बिल्कुल बेकार है। रही बात कुछ अफगानिस्तान हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो ये सारे भी देश इस समय आर्थिक स्थिति इन सब की भी खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के विरुद्ध इस समय, चाहे अजरबैजान हो क्योंकि वो आर्मेनिया से लड़ाई में बिजी है, अगर वो, तो कोई भी मुस्लिम देश इस समय की संभावना नहीं दिखती इस पूरे वर्ल्ड में कि भाई वो इजराइल के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर सके। धन्यवाद मित्रों, ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।